अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग सब? एवरीथिंग इज परफेक्ट। प्लीज टेल मी द वॉइस एंड वीडियो प्लस स्क्रीन शेयर सब नजर आ रहा है? यस। चलें बेटा। आज की क्लास का एजेंडा क्या है? आप लोगों ने IAS 40 भी पढ़ लिया है कल, और 36 भी कर लिया था लास्ट टाइम। अब मैं उनके क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने 36 का एक क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट टाइम सेंड भी किया था, तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन स्टिल मैं डिस्कस कर लेता हूँ और हम इंशाल्लाह इसको करते हैं, ठीक है? तो पुरानी नॉलेज होनी चाहिए, जो पढ़ा था वो सब जहन में होना चाहिए। वैसे मैं साथ साथ बोलता भी जाता हूँ, तो इंशाल्लाह अल अजीज आप लोग सीख जाएंगे। चलो देखें, ये जो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक OT केस है जो कि आपको ऑलरेडी भेज दिया गया, आपके पास भी है। आप यहाँ देखना चाहें यहाँ देख लें, अपने मोबाइल फोन पे देखना चाहें सेल फोन पे देख लें, एज यू विश। चलो बिस्मिल्लाह। Freud has a year end of 31st December and operate a factory which makes computer chips. इनका अकाउंटिंग पीरियड नहीं भूलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमेशा 31 दिसंबर को एंड होगा। इट परचेज अ मशीन ऑन 1 जुलाई X3। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो मशीन जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं 1 जुलाई X3 को खरीदी गई थी, ठीक है? फॉर 80,000 पाउंड विच हैड ए यूजफुल लाइफ, ठीक है? जब मशीन खरीदी गई, डेट याद रखना 1 जुलाई X3 को, उस वक्त लाइफ 10 साल थी। उस वक्त लाइफ कितनी थी? 10 साल। एंड इज डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन टाइम अपॉर्शन्ड इन द इयर्स ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। सही है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट होगी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट होगी। द मशीन वाज रिवैल्यूड टू 81,000 ऑन 1 जुलाई X4। डेट अंडरलाइन कर लें, 1 जुलाई X4 को यानी वो रिवैल्यू हुई। तो बेटा हमारा ईयर एंड होता है 31, जो सुनो, हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर का, और ये मशीन 1 जुलाई यानी ईयर के मिड में रिवैल्यू हुई है। ये मशीन 1 जुलाई यानी ईयर के मिड में रिवैल्यू हुई है। तो ऐसा केस आपने किया था पास्ट में कि अगर एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा हो, तो फर्स्ट 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में होगी एंड द रिमेनिंग लास्ट 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन न्यू स्टाइल में, अपडेटेड स्टाइल में होगी, ठीक है? ओके, मैं आपको करके बताता हूँ। इधर देखें, सामने देखें। अगर मैं ये देखो यहीं लिख देता हूँ, यहीं सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये है 1 जनवरी X4 टू 31 दिसंबर X4। ओके बेटा, रिवैल्यूएशन हो रही है ईयर के मिड में, रिवैल्यूएशन हो रही है ईयर के मिड में, दैट इज 1 जुलाई X4। ओके, अब आप मुझे बताएं, एक मिनट सब सोचें, मिलके सोचते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखें बेटा, पहला जो हाफ ईयर है वो ओल्ड स्टाइल में होगा, और ओल्ड स्टाइल था स्ट्रेट लाइन मेथड। ओल्ड स्टाइल क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। दिमाग से सोचो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ। स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ, कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ। तो अगर पहले 6 मंथ्स की निकालनी है तो ये हो जाएगी, ये देखो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। 80,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, एक साल की कितनी आई? 8,000। 80,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, एक साल की 8,000 आई, और हमें चाहिए 6 महीने की, तो इंटू 6/12 करोगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन बन जाएगी 4,000। सही है, 80,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, ये बना 8,000, लेकिन ये पर एनम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ईयर्स हैं, तो आंसर भी पर एनम आएगा। हाँ, तो अब इंटू 6/12 करोगे तो ये 4,000 आ जाएगा, इंटू 6/12 करोगे तो 4,000 आ जाएगा, पक्का? अब यहाँ देखें, ईयर के मिड में ये रिवैल्यू होके रिवैल्यू 2, यहाँ इसकी मार्केट वैल्यू थी 81। सही। अब बताओ, ये IAS 16 का वो वाला सवाल नहीं है कि मुझे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनानी, काम की चीज करो सिर्फ। भाई एक बार रिवैल्यू हो गया 81 पे आ गया, तो आज के बाद डेप्रिशिएट कैसे होगा? सब जागो और सोचो। आज के बाद डेप्रिशिएट होगा मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब आप सोचें,
ये एसेट की रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालेंगे? ये खरीदा गया था 1 जुलाई X3 को, ये खरीदा गया था 1 जुलाई X3 को, देख लो सवाल में, खरीदा था 1 जुलाई X3 को और रिवैल्यू हुआ है 1 जुलाई X4 को। तो 1 जुलाई X3 और X4 के बीच में पूरा एक साल गुजर चुका है। 1 जुलाई X3 और X4 के बीच में पूरा एक साल गुजर, तो बेटा जब 10 साल में से एक साल गुजर चुका है तो अब 9 साल रह गए होंगे। 10 साल में से एक साल गुजर गया तो अब 9 साल रह गए होंगे। हाँ, रिमेनिंग लाइफ 9 साल रह गई होगी। तो अब आप क्या करोगे? आखिरी रिमेनिंग 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए देखो, ये रिमेनिंग 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन यूं निकलेगी। यहां देखें, न्यू डेप्रिसिएशन नाम रख रहा हूं उसका। 81,000 की मार्केट वैल्यू है, इधर देखो, डिवाइडेड बाय 9 इयर्स, तो ये कितना आएगा? 81,000 डिवाइड बाय 9 होता है 9,000। लेकिन जब डिनोमिनेटर में ईयर्स हैं, जब डिनोमिनेटर ईयर्स है तो आंसर पर एनम आया। तो अब आप इसको कर लें इंटू 6/12, तो ये आया 4.5 इंटू 6/12 अगर आप कर लोगे तो दिस विल बिकम 4500। सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो आखिरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आई है 4.5। अब आप सुने, आपके सामने स्क्रीन पे कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड गिवन है, आपके सामने स्क्रीन पे कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड गिवन है। पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन 4,000 है और आखिरी 6 महीने की 4,500 है। तो अगर मैं पूरे अकाउंटिंग पीरियड की डेप्रिसिएशन बोलूं तो 4 + 4.5 8,500। दिस इज द आंसर डी। 246 का आंसर है डी। 246 का आंसर है डी। टू 246 का आंसर है डी। हाँ जी, पक्का। अब बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 246 का आंसर है डी। फर्स्ट क्वेश्चन डन। मैं 30 सेकंड के लिए खामोश रुका हुआ हूं। 247, इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, इजी सवाल है और ये उसी से रिलेटेड है जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था, टोटल उससे रिलेटेड है। सही है। IAS 36 impairment of assets. IAS 36 impairment of asset contains a number of examples of internal and external events which may indicate the impairment of an asset, which may indicate the impairment of an asset, right? अब सुनो, in accordance with IAS 36, which of the following would definitely not be an indicator of the potential impairment of an asset or group of asset? यानी बाकी 3 हिंट्स हैं और एक हिंट नहीं है, बाकी 3 हिंट्स हैं और एक हिंट नहीं है। सुनो, नंबर 1, एन अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द मार्केट वैल्यू, बिल्कुल अचानक से वैल्यू गिर जाना इंपेयरमेंट है, तो ए तो इंपेयरमेंट की हिंट है, हमें आंसर चाहिए नॉट, तो ये आंसर नहीं हुआ। नाउ बी, एडवर्स चेंजेस इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर एसेट, बिल्कुल एसेट की परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गई, एसेट की परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गई, इंपेयरमेंट की हिंट है, यस। नंबर सी, अ सिग्निफिकेंट चेंज, a significant change in the technological environment in which an asset is employed, making its software effectively obsolete। देखा, टेक्नोलॉजिकल चेंज बुरा है हाँ, तो ये भी इंपेयरमेंट की हिंट है, तो ABC इंपेयरमेंट की हिंट है। अब डी पढ़ो, ये डी मैंने इसको डी का उल्टा पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम ओरिजिनल लेक्चर में। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट्स, यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी, ये लिख रहा है बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने क्या लिखवाया था? हायर, भूल गए। ये एग्जांपल मैंने दी थी बैलेंस शीट बना के, ये एग्जांपल मैंने बैलेंस शीट बना के दी थी कि हम अपनी इक्विटी को ज्यादा दिखा रहे हैं, हम अपनी इक्विटी को बैलेंस शीट में नेट एसेट को ज्यादा दिखा रहे हैं, जबकि पब्लिक हमसे सिर्फ सस्ते में खरीदना चाह रही है। यानी हमारे शेयर्स की अगर पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाली जाए, पूरी कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो वो बहुत कम है, जबकि हमने अपनी इक्विटी को ज्यादा पे रिपोर्ट किया हुआ है। सही है, तो फिर तो ये इंपेयरमेंट की हिंट थी, लेकिन ये उल्टी बात कर रहा है, हम कम पे और मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो अब कोई इंपेयरमेंट की हिंट नहीं है। अब ये कोई इंपेयरमेंट की हिंट नहीं है, तो आंसर इज डी।
बेटा जो मैंने आपको एक्सटर्नल हिंट्स लिखवाई थी उसका लास्ट वाला जो पॉइंट था ना आपके पास, देखो मैंने भेजा हुआ भी है, वही लास्ट वाला पॉइंट उल्टा करके लिख दिया इसने, तो यही आंसर है डी। 247 आंसर इज डी। अब यहां से प्योर 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 एक इंपेयरमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। चलो देखो, ये देखो, यहां से शुरू कर रहे हैं। देखें ये चीजें यहां से यहां तक, ठीक है। हाँ भाई, अब कुछ इररेलेवेंट चीजें भी वो आपको देगा, इररेलेवेंट चीजों को आपने इग्नोर करना है, इररेलेवेंट चीजों को आपने डेफिनेटली इग्नोर करना है। सुनो, अब a fire a fire at the factory on 1st October X6, a fire at the factory at 1st October X6 damage the machine। देखा, damage the machine, impairment की हिंट मिल गई। leaving it with lower operating capacity, खुली ढुल्ली खुली खुली क्लियर 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 impairment की हिंट है जनाब। the accountant considers that Aphrodite will need to recognize an impairment loss in relation to this damage. The accountant has ascertained that the following information at 1st October X6 क्या है? The carrying amount of the machine right now, carrying amount is 60750, carrying amount is NBV। हाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो NBV कितनी है, देखो NBV है 60750। बेटा इसको देख के इंपेयरमेंट होगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? अब देखो मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग शुरू कर रहा हूं। अब मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग, जैसे ही इंपेयरमेंट की हिंट मिलती है वी स्टार्ट डूइंग इंपेयरमेंट टेस्टिंग, याद है। एंड इन इंपेयरमेंट टेस्टिंग वी कंप्यूट रिकवरेबल अमाउंट, एंड रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ दो चीजें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अच्छा बताओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या आती है? कि वो एसेट अभी कितने का बिकेगा इस पुरानी हालत में, वो एसेट अभी कितने का बिकेगा इस पुरानी हालत में, कितने का बिकेगा इस पुरानी हालत में, कितने का बिकेगा। हाँ, तो अब ये क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। द इक्विवेलेंट न्यू मशीन वुड कॉस्ट 90,000 90। नहीं 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 नहीं, नई मशीन थोड़ी, ये तो इक्विवेलेंट, ये तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई, कभी भी नहीं न्यू मशीन की नहीं। पुरानी मशीन इस बुरी हालत में कितने की बिकेगी, याद है? तो ये लाइन इररेलेवेंट है, 90,000 इररेलेवेंट है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। अब the machine could be sold in its current condition for a gross amount of 45,000। हाँ ये रही करंट हालत में 45,000, और कॉस्ट टू सेल कितनी है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 2,000। हाँ भाई चलो, अब मैं आपके सामने रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ लिखा रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों का हायर होता है, याद है। एक होता है फेयर वैल्यू माइनस सीटीएस। देखो फेयर वैल्यू कितनी है? 45,000 माइनस 2,000, this will give you 43। that means fair value less CTS is 43, and the second number is VIU, second number is VIU, value in use, value in use। अब सुनो, यहां देखें, the machine could be sold in, हाँ ये तो हो गया। अब अगली चीज निकालनी है वैल्यू इन यूज। in its current condition the machine could operate for 3 more years, which it gives figure to be 38685, 38685। देखा, वैल्यू इन यूज आ गई, रेडीमेड दी हुई है 8685, ये रहा। चलो बेटा प्यारे बच्चों बताओ, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ दो चीजें, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ दो चीजें, बताओ। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर, टेल मी। 43,000 इज हायर, ओके। नाउ लिसन बेटा, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब बड़े से बड़ा फायदा, बड़े से बड़ा फायदा। तो देखो एसेट की एनबीवी है 60750 और उसका रिकवरेबल अमाउंट है 43। एनबीवी 60750, रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 43। तो वाकई रिकवरेबल अमाउंट गिर गया ना, एनबीवी से गिर गया। कितना फर्क है देख लो, दोनों में कितना फर्क है? 17,750 इज द आंसर। ये रहा, इंपेयरमेंट आ गई 17,750, ओके राइट। ये रही आपकी इंपेयरमेंट 17,750, देख लो।
ओके जी, ग्रीन सिग्नल है बेटा, बढ़े आगे। नाउ दो सवालात रह गए इसके, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। चलो, the accountant has decided it's too difficult to reliably attribute cash flows to this one machine and that it would be more accurate to calculate the impairment on the basis of factory as a CGU. Yes, I told you this last time कि normally standard कहता है शायद ही दुनिया में ऐसे कोई assets हैं, स्टैंडर्ड कहता है शायद ही दुनिया में कोई ऐसे एसेट्स हैं जो अकेले 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 जिनका रिकवरेबल अमाउंट निकल सकता है। नॉर्मली बाजमात काम होता है, याद है? नॉर्मली ये काम बाजमात होता है, बाजमात होता है, याद है? हाँ, पूरा ग्रुप ऑफ एसेट एक साथ कमा के दे रहा होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट, याद आया? जो इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर रहा हो। तो इन्होंने भी यही कहा कि अब हम सीजीयू की फॉर्म में ही काम करेंगे, वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ अब रिक्वायरमेंट पढ़ें। In accordance with IS 36 impairment of asset, which two of the following are true regarding cash generating units? Which two of the following are true regarding cash generating units? Regarding cash generating units, ऐसा ही है। नंबर ए, a cash generating unit to which goodwill has been allocated should be tested for impairment every 5 years. हो बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इंपेयरमेंट की, लास्ट क्लास में आपके स्लाइड्स मौजूद हैं। तीन एसेट्स दुनिया में ऐसे हैं, तीन एसेट्स दुनिया में ऐसे हैं जिन पर कोई हिंट मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, इंडिकेशन मिले ना मिले, उनकी एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना फर्ज है। और उनमें से एक एसेट था परचेज गुडविल, याद है? परचेज गुडविल की साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना फर्ज है। अब दिमाग से सोचो, जिस सीजीयू के अंदर गुडविल होगी, क्योंकि हमने भी जो सीजीयू के सवाल किए थे वो सब्सिडरी के ही किए थे, तो जिस सीजीयू के अंदर गुडविल होगी उसको साल में एक बार ऑटोमेटिकली इंपेयरमेंट टेस्ट करना फर्ज होगा। उसको साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्ट करना फर्ज होगा। ये आदमी बोल रहा है 5 साल में, तो गलत बोल रहा है। तो ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। साल में एक बार करना लाजिम है जहां गुडविल है, परचेज गुडविल, राइट? तो ए इज रॉन्ग। बी, देखो अब देखो, बी में इसने फतवा दिया तो मैंने रॉन्ग कर दिया। अ कैश जनरेटिंग यूनिट मस्ट बी अ सब्सिडरी, कह रहा है मस्ट बी। मैंने कहा ना ना ना, मैंने जो आपको मिसालें भी दी थी वो सब्सिडरी की थोड़ी दी थी। हाँ, सवालात मैंने सब्सिडरी के कराए थे आपको गुडविल वाले, लेकिन जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है कि हमेशा सब्सिडरी हो। सब्सिडरी ना भी हो तो भी चलेगा, एक कंपनी अपनी खुद की भी सीजीयू की तरह कर सकती है। मैंने क्लासरूम की एग्जांपल दी थी, आप लोगों को बस रूट्स की एग्जांपल दी थी। तो मस्ट नहीं है, मे बी हो सकता है। मस्ट लिख के इसने गलत कर दिया, ठीक है, फतवा दे दिया। तो ए और बी गलत हो गया, ए और बी तो आउट हो गए। अब आए सी। तो गौर से सुनना, देर इज नो नीड, पढ़े जरा, देर इज नो नीड टू कंसिस्टेंटली identify cash generating units based on the same types of asset from period to period. Yes, there is a need. आप अपने सीजीयू के एसेट सेम रखें भाई। आप हर साल जानबूझ के उनके एसेट चेंज करेंगे तो हेरा फेरी हो जाएगी। तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम टाइप के एसेट्स होने चाहिए, ठीक? तो ये देयर इज अ नीड, ये कह रहा है देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, जरूरत ही नहीं है, नहीं इसकी जरूरत है। तो ये सी भी गलत हो गया। तो ए बी सी गलत। अब आंसर दो पिक करने थे तो ऑटोमेटिकली डी और ई सही हो गया। लेकिन पढ़ते हैं डी और ई क्या है। डी और ई क्या है, पढ़ो। अ कैश जनरेटिंग यूनिट, ये डेफिनेशन है सीजीयू की, सबको याद होनी चाहिए। अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट फॉर व्हिच इंडिपेंडेंट कैश फ्लो कैन बी आइडेंटिफाइड। ये सीजीयू की ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये कैश जनरेटिंग यूनिट की ऑफिशियल डेफिनेशन है, सीजीयू की ऑफिशियल डेफिनेशन है, सही? देन नंबर ई, assets in cash generating units should never be impaired below their recoverable amount। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, लास्ट क्लास में सीजीयू के 3 स्टेप याद है? सीजीयू के 3 स्टेप में, एलोकेशन में 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या था, सोचो? ऑब्वियस इंपेयरमेंट, याद है? ऑब्वियस। तो अगर कभी किसी एसेट का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट गिवन होता था, अगर कभी किसी एसेट का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट गिवन होता था, तो उस एसेट को अलग से इंपेयर करके उसको उसके रिकवरेबल अमाउंट पे ले आते थे ना, उससे नीचे तो नहीं लाते थे ना। फिर एक बार उसको सेपरेटली चेक कर लेते थे, फिर बाद में उससे नीचे नहीं लाते थे। तो कभी भी अपने रिकवरेबल अमाउंट से एसेट नीचे नहीं आ सकता।
कभी भी अपने रिकवरेबल अमाउंट से एसेट नीचे नहीं आ सकता। सही, ठीक है। नाउ डी और ई इज द आंसर। अब लास्ट रह गया, मैं यहां खामोश हूं, 1 मिनट देख लें। अब बेटा आपको लास्ट टाइम मैंने जो सीजीयू के अपने लिखवा के सवाल कराए थे ना, उसमें से एक सवाल कराया था ब्लास्ट का। ब्लास्ट भूल गए तुम? एक मैंने सवाल कराया था ब्लास्ट वाला, टू द पॉइंट ऑफ नो यूज। मैंने उसमें बताया था एक प्लांट एक एसी चूरा चूरा हो गया, याद है? ये वही सवाल है, ये वही सवाल है टोटल, बल्कि वो मुश्किल था, ये उससे आसान है। सही। अब मैं इसके वर्डिंग्स पढ़ता हूं और मैं आपको पहले याद दिलाता हूं वो सवाल क्या था। मैंने उसमें ये समझाया था कि आप सोचो जिस रूम में मैं इस वक्त बैठा हूं या हम लोग सब बैठे हैं, उस रूम में 5 एसी लगे हुए हैं। उस रूम में 5 एसी लगे हुए हैं, और जब ब्लास्ट हुआ तो एक एसी चूरा चूरा हो गया, खत्म हो गया। तो जो एसी खत्म हो गया वो तो नजर आ रहा है ना, मरा पड़ा है, तो उसकी पूरी कैरिंग वैल्यू को राइट ऑफ कर देना सबसे पहले ऑब्वियस इंपेयरमेंट में। लेकिन एक स्टेप में काम खत्म नहीं होगा, फिर जो रिमेनिंग 4 एसी है ना, उनको आप प्रोरेटा बेसिस पे अपॉर्शन कर देना। रिमेनिंग 4 एसेट्स को प्रोरेटा बेसिस पर अपॉर्शन कर देना। रिमेनिंग 4 एसेट्स को प्रोरेटा बेसिस पर अपॉर्शन कर देना। ओके, राइट। अब सुने, करवाता हूं सॉल्व। ऑन 1st July X7, on 1st July X7, it is discovered that the damage to the machine is worse than originally thought. देखो, वो जो मशीन याद है अभी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो कह रहा है बहुत बुरी हालत हो गई है उसकी। द मशीन इज नाउ कंसिडर्ड टू बी, ये पढ़ो क्या लिखा है, द मशीन इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वर्थलेस, जीरो की हो गई, खत्म, खत्म हो गई, पाउडर हो गई, पाउडर पाउडर, याद है बताया था। तो अब इसको पूरा हटा देंगे इस मशीन को। The recoverable amount of the factory as a CGU is estimated to be 950,000. कंप्लीट सीजीयू की जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो 9.5 लाख है, 950 है। चलो सॉल्व करके दिखाता हूं, इधर देखो, सामने देखो। पहला स्टेप ये देखो, तुम्हारे पास पूरी कैरिंग वैल्यू कितनी गिवन है? पूरे सीजीयू की कैरिंग वैल्यू 1170। पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कितना था? 950। ये देखो, यहां देखें, कैरिंग वैल्यू ये रही, कैरिंग वैल्यू इज 1170, कैरिंग वैल्यू इज 1170, रिकवरेबल अमाउंट इज 950। सबसे पहले निकाल लो टोटल इंपेयरमेंट। सबसे पहले निकलेगी टोटल इंपेयरमेंट 1170, ये हो जाएगी 2 170 और 50 220। टोटल इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 220 आ गई। हाँ, टोटल इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 220 आ गई, पक्का। अब इंपेयरमेंट कैसे होगी देख लो, 2 राउंड में होगी, 2 राउंड में होगी। मैं पहले आपके सामने रीड करता हूं। बिल्डिंग तो नॉर्मल सा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट पढ़ो, इंक्लूडिंग द डैमेज मशीन एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, जो चूरा चूरा हो गई थी। तो इन 335 जो सामने नजर आ रहा है, 335, सामने जो 335 नजर आ रहा है उसमें से 35 को तो पहले ही निकाल देना, उसमें से 35 को तो ऑब्वियस इंपेयरमेंट में निकाल देना। लेकिन बाकी जो 300 के प्लांट एंड इक्विपमेंट रह जाएंगे उनको प्रोरेटा में जरूर लेना, उनको प्रोरेटा में जरूर लेना। तो अब देखो इधर सामने देखो, मैं यहां क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं, इधर देखो, एक एसेट है बिल्डिंग, एक मैं लिख देता हूं पीपी, सब देखो यहां, एक मैंने लिखा गुडविल, और एक नाम है नेट करंट एसेट। एक नाम क्या है? नेट करंट एसेट। ओके, देखो बिल्डिंग कितने की है? 500, ये 335, ये कितना है? 85, और ये कितना है? 250। देखते रहो, अब सिर्फ पहली लाइन ड्रॉ की, इंपेयरमेंट राउंड 1 खेल रहा हूं, राउंड 1, ये राउंड 1 है इंपेयरमेंट का। इधर देखो, देखो बेटा 35 रुपए का पीपी, तो मैंने कहा बाय बाय टाटा, चलो भागो यहां से। सही है, 35 रुपए के पीपी को तो 1 मिनट में ही हटा दिया, पक्का। 85 की गुडविल को भी बोला राइट ऑफ, गुडविल फुल रिटर्न ऑफ होती थी, गुडविल भी फुल राइट ऑफ होती थी, याद आया? हाँ। अब देखें, नेट करंट एसेट ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट पे है, तो करंट एसेट को मैंने वैसे ही बताया था कि आप नहीं देते कुछ भी शेयर। तो अब देखो बिल्डिंग को एज इट इज कॉपी करो 500,
ये 335 माइनस 35 इज 300, 8 गुडविल खत्म हो चुकी है और ये 250 पक्का। अब देखें, एक मिनट रुके यहां, टोटल इंपेयरमेंट कितनी थी बताओ? टोटल इंपेयरमेंट थी 220, 220 में से 35 की प्लांट की मशीन की थी, ये 85 गुडविल की थी, याद है? हाँ, तो अब कितना बचा? अब रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है 100 रुपए की, देखो ये बची है रिमेनिंग इंपेयरमेंट। क्या बची है? रिमेनिंग इंपेयरमेंट। बेटा आप सुनो आराम से, रिमेनिंग इंपेयरमेंट अपॉर्शन हो जाएगी, इंपेयरमेंट अपॉर्शन हो जाएगी ऑन रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग इंपेयरमेंट अपॉर्शन हो जाएगी ऑन रिमेनिंग एसेट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। अब कौन कौन से एसेट बचे? नेट करंट एसेट को तो कुछ भी कभी भी नहीं मिलेगा, सही है। गुडविल जीरो हो चुकी है, तो अब बचे प्लांट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड इक्विपमेंट और बिल्डिंग, एक की गिवन है 500 और एक की 300, एक की वैल्यू है 500 और एक की 300। देखो यहाँ देखो, करके दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो, अगर मुझे बिल्डिंग के लिए निकालनी है, देखो तो बिल्ड फ्रैक्शन होगा, नीचे आएगा 800 800, ऊपर आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बिल्डिंग का है। और ये देखें, अगर मुझे प्लांट एंड इक्विपमेंट का निकालना है तो 300 डिवाइड बाय 800 इनटू 100। चलो मैं दोनों के लिए कर लेता हूं, ये आया 62.5 और ये आएगा मेरे ख्याल से 37.5। ओके, हाँ चलो यहां देखो, ये इंपेयरमेंट राउंड 2, इंपेयरमेंट राउंड 2, 62.5 यहां से लेस हुआ और 37.5 यहां से लेस हो गया। ओके चलो बेटा, ये 250 एज इट इज आ गया, ये नील आ गया, ये आया 262.5 और ये बना 437.5। खत्म सवाल। चलो देख लो, सवाल खत्म। आप देख सकते हैं उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है, सब पहले सवाल को एक नजर देख लें, फिर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूं, पहले सवाल को देख लो एक नजर। अब देखो रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है, इन अकॉर्डेंस विद IS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एपेटाइट प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट मांग रहा है, व्हेन द इंपेयरमेंट लॉस हैज बीन एलोकेटेड। बेटा ये आंसर आ रहा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड में कितने का बचा है? 262,500, 262.5 है, लेकिन अगर फुल आंसर देना है तो 262,500, 262,500 प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन आई है 262,500। देख लो, ठीक है। देखो बेटा क्या क्या करा, मैं फिर बताता हूं। आपका एक ऐसा ब्लास्ट हुआ था कि जिसमें एक आपका प्लांट, एक मशीन पूरी तबाह हो गई थी, तो जो मशीन पूरी तबाह हो गई थी उसको टोटल निकाल दिया 35। देखो ये 35 गुडविल को पूरा खत्म कर दिया, राइट? ओके।
और करंट एसेट को तो हम देते नहीं, और उसने बोला भी था कि करंट एसेट ऑलरेडी अपनी रिकवरेबल अमाउंट में है, तो एज इट इज कॉपी कर दिया करंट एसेट को। बिल्डिंग को भी इनिशियली एज इट इज कॉपी कर दिया, लेकिन ऑब्वियस इंपेयरमेंट 35 की और 85 की ये कर दी, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यूज बच गई। अब देखो टोटल इंपेयरमेंट थी आपकी कितनी है, देखो टोटल इंपेयरमेंट थी 220, इसमें से आपने 35 की मशीन की निकाल दी, 85 की गुडविल की निकाल दी, तो 100 की रिमेनिंग इंपेयरमेंट रह गई। अब आप जानते हैं remaining impairment to be apportioned between remaining assets on pro rata basis। तो रिमेनिंग एसेट दो ही थे, एक बिल्डिंग और एक पीपी, एक बिल्डिंग और एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उनकी कैरिंग वैल्यूज के हिसाब से आपने वेटेड एवरेज निकाला, ये देखो, और आपने अपॉर्शन कर दिया। ये सवाल मैंने उस दिन आपको कराया था, ये सवाल वो वाला सवाल है जो टू दी पॉइंट ऑफ नो यूज वाला नहीं था, ब्लास्ट वाला, वो था। बात समझ गए हैं तो बता दें प्लीज। चले, मैं एक और एक्स्ट्रा सवाल आज लाया हूं पुरानी किट में से, लेकिन वो सवाल मैं अब कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको हल्की सी हेल्प करूंगा, एक कतरा हेल्प करके वो सवाल आपको असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है। वो अब आप लोग का असाइनमेंट ही है टोटल, वो इतना मुश्किल भी नहीं है, सीजीयू का सवाल है। चलो, बहुत पहले, सालों पहले वो पास्ट पेपर में आया था, उसका नाम था वाइल्डरनेस, ये नाम था वाइल्डरनेस, ठीक है। मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में एक चीज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, एक चीज समझाना चाहता हूं। वाइल्डरनेस ओन्स एंड ऑपरेट्स Wilderness owns and operates an item of plant that costs 6,40,000। नजर आ रहा है बेटा, जरा देखें और से स्क्रीन पे, मैं वैसे आपको भेज भी दूंगा एंड में, मसला नहीं सवाल। एंड हैड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 4 लाख एट 1 अक्टूबर X4। ईयर के बिगनिंग के हालात ये हैं, ईयर का बिगनिंग है 1 अक्टूबर X4 पे, कॉस्ट भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्या बता रहा है, अगर आप, ठीक है, इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 12.5% पर एनम ऑन कॉस्ट, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता था डेप्रिशिएट, 12.5% ऑन कॉस्ट, 12.5% ऑन कॉस्ट, सही है। ऑन 1 अप्रैल X5 द प्लांट वाज डैमेज्ड, ठक इंपेयरमेंट की एंड, व्हेन द फैक्ट्री व्हीकल कोलाइड इनटू इट, सही है। एक मिनट बेटा, अकाउंटिंग पीरियड शुरू कब हो रहा था, ये था, ये अकाउंटिंग पीरियड है, मैं समझाता हूं, देखो 1 अक्टूबर X4 को अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा था, तो ये एंड होगा, ये देखो 30 सितंबर X5, ये देख लो बेटा, दिस इज योर अकाउंटिंग पीरियड, 1 अक्टूबर X4 टू 30 सितंबर X5, 1 अक्टूबर X4 टू 30 सितंबर X। अब बताओ इंपेयरमेंट का दिन कौन सा है, इंपेयरमेंट की हिंट कौन सी है, किस दिन मिली है, देखें पढ़े। इंपेयरमेंट की हिंट मिली है 1 अप्रैल को, इधर मिली है, देखो ईयर के मिड में, ईयर के मिड में। तो पहली नसीहत जो मैं आपको कर रहा हूं, सुने और दिल के कानों से सुने, पहली नसीहत जो आपको मेरी तरफ से मिलेगी वो क्या है कि ईयर के मिड में इंपेयरमेंट हो रही है, तो पहले एसेट को आधा साल डेप्रिशिएट करना, पहले एसेट को आधा साल डेप्रिशिएट करना, और फिर ईयर के मिड की नेटबुक वैल्यू निकालना, और एक बार एनबीवी आ जाए ईयर के मिड की, फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना। और इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है, हायर ऑफ दो चीजें, इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है हायर ऑफ दो चीजें, एक रिकवरेबल, एक वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरा वैल्यू इन यूज, ठीक है। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में भी जरा गेम है, रिकवरेबल अमाउंट निकालने में भी डियर स्टूडेंट थोड़ी गेम है, पढ़ें। बेस्ड ऑन द डैमेज, पढ़ो, देखो यहाँ, ये पढ़ो ये पैराग्राफ, बेस्ड ऑन द डैमेज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्लांट इन यूज 1.5 लाख, VIU तो तैयार गिवन है, वैल्यू इन यूज तो ठक गिवन है, आपको गिवन है, एक तरफ लिख देना। अब ड्रामेबाजी शुरू, पढ़ें। फेयर वैल्यू निकालने में ड्रामेबाजी, अच्छी तरह पढ़ना है, ईमानदारी से पहुंच जाओगे मंजिल तक। द प्लांट हैज अ करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 20,000, भाई अभी प्लांट 20,000 में बिक सकता है, यही फेयर वैल्यू है। द प्लांट हैज अ करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 20,000, 20,000 में बिक सकता है, यही फेयर वैल्यू है। लेकिन अब देखो कंफ्यूजन शुरू, बट पढ़ें, वाइल्डरनेस हैज बीन ऑफर्ड अ ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 1,80,000 इफ इट अपग्रेड्स, व्हिच वाइल्डरनेस इज अनलाइकली टू डू। बेटा अगर हमने इसको अपग्रेड कराया, कोई हाई फाई बड़ा, तब जाके 1,80,000 में बिकेगा।
और वो अपग्रेड कोई बहुत बड़े लेवल का अपग्रेड होगा और पता नहीं वो कितना महंगा होगा ये भी नहीं लिखा हुआ, और साफ लिखा हुआ है कि वाइल्डरनेस अपने आप को अपग्रेड नहीं कराएगा। तो जब मैं उसको अपग्रेड नहीं कराऊंगा तो महंगा बिकेगा ही नहीं। यानी इसका मतलब साफ साफ बताऊं क्या है कि आप इतनी बड़ा बुरी तरह इसको अपग्रेड कराओगे कि इतना महंगा बिकेगा, लेकिन वो अपग्रेड की भी तो कॉस्ट होगी। तो ना वो अपग्रेड की कॉस्ट गिवन है, ना वो अपग्रेड की कॉस्ट गिवन है, और साथ लिखा हुआ है ट्रेड इन वैल्यू। ये नजर आ रहा है ट्रेड इन वैल्यू। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब एक नया एसेट खरीदना पड़ेगा हमें। ये 180 का तब बिकेगा जब एक बहुत महंगा एसेट का एक्सचेंज करेंगे, और हमारा तो मूड ही नहीं समझे। एक मिसाल देता हूं यार, ये एक पेन है, ये 20 रुपए की बिक रही है, ये 20 रुपए की बिक रही है आज। अब मुझे किसी ने कहा कि अगर आप मेरी 2000 रुपए वाली पेन खरीद लो ना तो एक्सचेंज में मैं 200 की लेने को तैयार हूं। नहीं समझे। वैसे ये पेन 20 की बिक रही है अभी, लेकिन एक बंदे ने कहा आप अगर मेरी 2000 वाली पेन खरीदने को तैयार हो ना तो मैं एक्सचेंज की डील में ये 200 रुपए में इसको कटवा लूंगा, यानी इसकी ट्रेड इन वैल्यू 200 रुपए गिनूंगा। तो यार वो सामने वाला जानबूझ के इतना महंगा बेच रहा है तभी मेरी चीज भी 200 में लेने को तैयार है। तो ये डील मेरे लिए कोई फ्रूटफुल डील नहीं है। तो यहाँ साफ साफ इसने बोला यार ये बेवकूफ बना रहा है तो ये हटा देना। तो अब 180 को यूज नहीं करना। तो बेटा ऐसी सूरत हाल में वैल्यू इन यूज 1.5 लाख है, और फेयर वैल्यू ये वाली यूज करना 20। तो 20,000 और 1.5 लाख में से हायर 1.5 लाख की होगा। ठीक है, तो ये सवाल अब आपसे हो जाएगा, अब इतना मुश्किल नहीं है ये। अब इसकी इंपेयरमेंट आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आधे साल की डेप्रिसिएशन निकालना, पहले आधे साल की डेप्रिसिएशन निकालना, ईयर के मिड की एनबीवी निकालना, और फिर आप रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। सही। अब मेरी बात सुनो, ये सवाल का जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा, ये सीजीयू है। ये क्या है? सीजीयू है। सही है। अब देखें सीजीयू में क्या है, एक है ब्रांड, ब्रांड इज गुडविल। हाँ, सीजीयू में एक ब्रांड है, एक गुडविल है, एक जमीन है, और एक प्योरीफाइंग प्लांट है। तो अब आपको पता है इन तीनों को ऐड करना तो टोटल कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। इसको कंपेयर कर लेना, ये रहा टोटल रिकवरेबल अमाउंट। ये 15 मिलियन जो है ना, ये टोटल रिकवरेबल अमाउंट है, ये रिकवरेबल अमाउंट है। तो आप कंप्लीट कैरिंग वैल्यू को टोटल रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना, तो टोटल इंपेयरमेंट आ जाएगी। टोटल इंपेयरमेंट को एलोकेट करने के 3 स्टेप्स थे। टोटल इंपेयरमेंट को एलोकेट करने के 3 स्टेप्स थे। नंबर 1 ऑब्वियस इंपेयरमेंट। नंबर 1 क्या है? ऑब्वियस इंपेयरमेंट, याद है? तो ऑब्वियस इंपेयरमेंट इस सवाल में नहीं होगी, इस सवाल में नहीं है। तो सेकंड नंबर पे गुडविल को फुल खत्म करते थे, गुडविल को फुल खत्म करते थे। तो ये 7000 की गुडविल खत्म कर देंगे। और देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो ड्यू टू दी रेपुटेशनल डैमेज, ड्यू टू दी रेपुटेशनल डैमेज द क्वेंचर ब्रांड इज नाउ डीम्ड टू बी वर्थलेस। तो वो इसने बता भी दिया कि गुडविल को हटा देना, गुडविल और इस ब्रांड को हटा देना, और बाकी जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट आएगी वो दोनों में प्रोरेटा कर देना। लैंड और प्योरीफाइंग बॉटलिंग प्लांट में प्रोरेटा बेसिस में अपॉर्शन कर देना, लैंड और प्योरीफाइंग बॉटलिंग प्लांट में प्रोरेटा बेसिस में अपॉर्शन कर देना, प्रोरेटा बेसिस में अपॉर्शन कर देना। ओके। सही। अब यहां से मैं IS-40 स्टार्ट करूंगा। ये सवाल आपका असाइनमेंट है, ये आपको मिल भी जाएगा इंशाल्लाह, और अभी ये स्लाइड्स भी मैं भेज दूंगा। अब हम यहाँ से दोबारा IS-40 पे आ रहे हैं जो कल आप लोगों ने पढ़ा था। मैं पहले जानबूझ के थोड़ा सा IS-40 आपको रिकॉल कर देता हूं ताकि आप एक बार फिर सुन लें हल्का सा, तो याद आ जाएगा। IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज पे, उन लैंड एंड बिल्डिंग्स पे अप्लाई होता है जो रेंटल इनकम अर्न करने के लिए लिए गए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लिए गए, जो रेंटल इनकम अर्न करने के लिए लिए गए और कैपिटल एप्रिसिएशन की नीयत से लिए गए हैं। राइट, ओके, या इन दोनों नीयतों से लिए गए। तो ऐसी बिल्डिंग पे IS-40 अप्लाई होता है। फिर आपको याद होगा लेक्चर में सब बताया था कि अगर आपने प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए लिए, तो IS-16 अप्लाई होगा।
आप प्रॉपर्टी रूटीन रीसेल करने के लिए ले रहे हो तो IS2 अप्लाई होगा, याद है। फिर ये भी बताया था कि अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात बताई थी कि अगर आप दूसरों के लिए कंस्ट्रक्शन करते हो, आपके पास प्लॉट लेकर आते हैं लोग और आपको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कर दो, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो लोगों को तो अब आप उनसे कमाओगे, तो उनसे रेवेन्यू चार्ज करोगे, तो अब एक स्टैंडर्ड है IFRS 15 वो अप्लाई करोगे, राइट। ओके, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट ये था कि अगर, और से सुनना, नेक्स्ट ये था कि अगर आप अपने खुद के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हो फ्यूचर की IS16 यूज के लिए, जैसे आप अपनी फैक्ट्री खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मैं अपना मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट खुद कंस्ट्रक्ट करूं एक और ब्रांच, तो फ्यूचर का यूज अगर IS16 है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी IS16 लगेगी। फिर एक और ये भी था कि अगर फ्यूचर के IS40 का यूज है, यानी मुझे एक बिल्डिंग बना के रेंट पे देनी है, मुझे एक बिल्डिंग बनाकर रेंट पे देनी है, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी उस पर IS40 अप्लाई होगा, क्योंकि बाद में IS40 वाला काम है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी IS40 होगा। ओके, सही। फिर आप लोग को ये भी बताया था कि आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा और अभी तक उसका यूज डिसाइड ही नहीं हुआ, कोई यूज डिसाइड नहीं हुआ और वो यूज नहीं हो रहा, खाली पड़ा है और कोई यूज अभी तक मैनेजमेंट ने डिसाइड नहीं किया, तो जब तक मैनेजमेंट ने कोई यूज डिसाइड नहीं करा IS40 अप्लाई होगा। और उसकी लॉजिक दूं, क्योंकि जब तक कोई यूज डिसाइड नहीं करा तो यूज तो हो नहीं रहा, लेकिन वैल्यूएशन तो बढ़ रही है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन वाला काम तो हो रहा है, तो जब कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है तो IS40, ठीक। फिर आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया था कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका डुअल यूज हो रहा है, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका डुअल यूज हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा आपने यूज में ला रहे हैं, कुछ IS16 वाला यूज है और कुछ प्रॉपर्टी के आपने रेंट पे दे दिया है, कुछ प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया है, सही है, बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स को, तो अब इसको बोला था डुअल यूज। तो इसका इलाज क्या था कि अगर ये दोनों हिस्से अलग अलग बिक सकते हैं, ये दोनों हिस्से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं और अलग अलग बिक सकते हैं, तो अपना अपना स्टैंडर्ड दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, अपना अपना स्टैंडर्ड दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये दोनों हिस्से अलग अलग नहीं बिक सकते, यानी दे कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, इनके लीज के पेपर्स अलग अलग नहीं है, तो फिर आप चेक करेंगे सिग्निफिकेंस गलबा, सही है, कि कौन सा पोर्शन दूसरे पोर्शन पे गालिब है, कौन सा पोर्शन दूसरे पोर्शन पे गालिब है, फिर आपने ये चेक करना होगा, फिर आपने ये चेक करना होगा कि कौन सा पोर्शन दूसरे पोर्शन पे गालिब है, कौन सा पोर्शन सिग्निफिकेंट है, वो IS पूरी बिल्डिंग पे अप्लाई हो जाएगा, सही है, राइट। देन फिर आप लोग को ये भी बताया था कि जिस तरह IS16 के दो मेजरमेंट मॉडल्स हैं, जिस तरह IS16 के दो मेजरमेंट मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, IS16 के जिस तरह दो मेजरमेंट मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल, इसी तरह IS40 के भी दो मेजरमेंट मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल, सही है। तो IS40 का कॉस्ट मॉडल इट्स सेम एज IS16, कॉस्ट मॉडल बिल्कुल सेम है एज IS16, जिस तरह IS16 का था वैसा ही है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। लेकिन जो IS40 का जो दूसरा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, IS40 का दूसरा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। तो मेरे प्यारे बच्चों, IS40 का अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट कर लिया तो अब आप तमाम प्रॉपर्टीज को फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने IS40 का फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट कर लिया तो फिर आप अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को, सही है। और फिर वो हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी, हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी। तो बच्चे ने कहा फेयर वैल्यू तो चेंज हो रही होती है सर, चेंज होती है फेयर वैल्यू, तो ऑल चेंजेस इन फेयर वैल्यू टू बी टेकन इन पीएनएल, ऑल चेंजेस इन फेयर वैल्यू टू बी टेकन इन पीएनएल, फेयर वैल्यू का सारा चेंज पीएनएल में जाएगा, फेयर वैल्यू का सारा चेंज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फेयर वैल्यू का सारा चेंज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, राइट, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। और फिर मैंने उस वक्त आपको बताया था कि फेयर वैल्यू मॉडल में कोई डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे, और उसकी लॉजिक क्या थी, आपने लेक्चर सुना है इससे पहले, उसकी लॉजिक थी ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन। और एक दस्तूर आज के बाद अपने कान में डाल लो, दिमाग में डाल लो, एक दस्तूर क्या है, कोई भी चीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो, कोई भी चीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो
विथ चेंजेस टेकन टू पीएनएल, कोई भी चीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो विथ चेंजेस टेकन टू पीएनएल, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको कभी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, डेप्रिशिएट खुद ब खुद हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाता है। याद आया? ओके, सही। देन तो ये हमने सारी बातें पढ़ी थी कि कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, ये सब आपने पढ़ा था, ठीक है। ओके, फिर कंसोलिडेशन का भी एक इश्यूज में कराया था कि अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक बिल्डिंग किस पे दी हुई है? रेंट पे दी हुई है। गौर से सुने, सुनते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट कंपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में तो IAS 40 अप्लाई करेगी, क्योंकि अकेले अकेले पेरेंट कंपनी को देखें तो पेरेंट कंपनी रेंटल इनकम अर्न कर रही है उस बिल्डिंग से, लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स में यानी ग्रुप अकाउंट्स में, उस ग्रुप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्डिंग अंदर ही यूज हो रही है ना, ग्रुप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्डिंग अंदर ही अंदर यूज हो रही है ना, तो ग्रुप अकाउंट्स में IAS 16 अप्लाई होगा। याद है? ग्रुप अकाउंट्स में उस पर IAS 16 अप्लाई होगा, IAS 16 अप्लाई होगा। ओके, राइट, ओके। ये आपने इशू पढ़ा था, मैंने आपको उसमें लेक्चर में बताया था। अच्छा, फिर उसी लेक्चर के बिल्कुल एंड के जो 20-25 मिनट्स होंगे उसमें हमने डिस्कशन की थी चेंज इन यूज। वो उसका वो आता है एग्जाम में और आ चुका है। चेंज इन यूज, चेंज इन यूज का मतलब बेटा, एक बिल्डिंग को पहले मैं अपने इस्तेमाल में ला रहा था, एक बिल्डिंग को पहले मैं अपने इस्तेमाल में ला रहा था, अपने अपने यूज में ला रहा था बिजनेस के, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैं उस पर IAS 16 अप्लाई कर रहा था, ऐसी सूरत हाल में मैं उस बिल्डिंग पे IAS 16 अप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरी फैक्ट्री इतनी चल नहीं रही थी, तो मैंने अपनी फैक्ट्री को बंद किया और उस फैक्ट्री को रेंट पे दे दिया। तो अब मैं उसी बिल्डिंग से रेंट अर्न कर रहा हूँ, अब मैं उसी फैक्ट्री से रेंट अर्न कर रहा हूँ, तो अब वो IAS 40 के हेड में आएगी। तो पहले 16 में थी, अब 40 में आ गई। तो इस तरह की जंपिंग्स हमें करनी पड़ेंगी, 16 से 40 का जंप भी करना पड़ सकता है और 40 से 16 का जंप भी करना पड़ सकता है, 16 से 40 का जंप और 40 से 16 का जंप। सही है। अब इसका पहला केस बहुत आसान था, अगर आपको याद हो। अच्छा, जब भी ये जंपिंग करनी हो तो हमेशा IAS 40 का मॉडल चेक कर लेना, जब भी ये जंपिंग करनी हो तो हमेशा IAS 40 का मॉडल चेक कर लेना। इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड इन IAS 40 लिखवाया था, देखो, इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड इन IAS 40, तो अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो, अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो IAS 40 में, तो बस सिंपली सिंपली शिफ्ट, सिंपली ट्रांसफर या सिंपली शिफ्ट द कैरिंग वैल्यूज, द कैरिंग वैल्यूज at the date of change in use, simply shift the carrying values at the date of change in use to other standard, दूसरे स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर देना और दूसरे स्टैंडर्ड में ले जाके चुपचाप डेप्रिशिएट करते रहना, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड का कॉस्ट मॉडल तो एक ही है ना, चाहे 16 का हो या 40 का हो, तो उसका कॉस्ट मॉडल एक ही है, 16 और 40 का कॉस्ट मॉडल एक ही है। सही। अब सामने देखें, लेकिन अगर ऐसा हो, सामने देखें, लेकिन अगर ऐसा हो कि IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो, IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो, IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो, हाँ, तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, इसका मैं पहले शॉर्ट समरी बता दूं, फिर मैं इसके सवालात शुरू कराता हूं। शॉर्ट समरी ये थी इसकी कि जब कभी भी IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा होगा, तो आप चाहे 16 से 40 पे आ रहे हो या 40 से 16 पे आ रहे हो, 16 to 40 पे आ रहे हो या 40 to 16 पे आ रहे हो, डेट ऑफ चेंज इन यूज वाले दिन पहले एसेट को रिवैल्यू करना, कान खोलें, डेट ऑफ चेंज इन यूज वाले दिन पहले एसेट को रिवैल्यू करना यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, जिस पुराने स्टैंडर्ड पे उसके थ्रू रिवैल्यू करना, और फिर शिफ्टिंग की एंट्री बना के दूसरे स्टैंडर्ड में ट्रांसफर करना। याद रखना, फिर बोलूं, जब कभी भी IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो, जब कभी भी IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो, तो चाहे आप 16 से 40 पे जा रहे हो या 40 से 16 पे जा रहे हो, पहले डेट ऑफ चेंज इन यूज वाले दिन एसेट को रिवैल्यू करना यानी फेयर वैल्यू पे लाना यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के रूल्स के हिसाब से। सही है। और फिर शिफ्टिंग एंट्री बनाना और नए स्टैंडर्ड में जाना। सही है। ओके, याद रखना इस बात को। अब क्या लिखा है, ये गिवन है आपके पास 1 जनवरी 16
टू 31 दिसंबर 16। ये देखें एक अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है, अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है 1 जनवरी 16 टू 31 दिसंबर 16। बेटा सब एक्टिव हो जाए प्लीज, सब ऑल ऑफ यू। बेटा एक बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में 3000 है। कैरिंग वैल्यू का मतलब एनवी, सीवी लिखा हुआ है ना। एक बिल्डिंग की एनबीवी ईयर के स्टार्टिंग में कितनी है? 3000 है। एक बिल्डिंग की एनबीवी ईयर के स्टार्टिंग में 3000 है। एक बिल्डिंग की एनबीवी ईयर के स्टार्टिंग में कितनी है? 3000 है। ईयर के स्टार्टिंग में उसकी रिमेनिंग लाइफ है 15 साल, ठीक है। और ईयर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी वो आईएस 16 पे है। ईयर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी वो किस पे? आईएस 16 पे, ठीक है। बताऊं, आप आईएस 16 का कोई भी मॉडल यूज कर रहे हो, आईएस 16 में डेप्रिसिएशन हमेशा होती है, भूलना नहीं इस बात को। चाहे आईएस 16 का कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो, आईएस 16 में हमेशा डेप्रिसिएशन होती है अगर एसेट की फाइनाइट लाइफ है। अगर एसेट की फाइनाइट लाइफ है तो आईएस 16 में हमेशा डेप्रिसिएशन होगी बेटा। चलो इसको डेप्रिशिएट करते हैं आधे साल तक, ईयर के मिड तक। ये है डेट ऑफ चेंज इन यूज। ये देखो, ये वाला दिन जो है ना, ये है डेट ऑफ चेंज इन यूज। बड़ा सुकून से अदब से सोचें तो देखें, 30,000 डिवाइड बाय 15 ईयर्स कर रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। 3000 डिवाइड बाय 15 ये आएगी ईयर्स, 200 पर एनम, और ये 200 पर एनम आई, और हमें चाहिए 6 महीने की। हमें चाहिए 6 महीने की, तो वो आएगी 100 रुपए। तो यहां मैंने निकाल दी डेप्रिसिएशन 100 रुपए, ये देख लो, ठीक है। यहां मैंने डेप्रिसिएशन कितनी निकाल दी बेटा? 100 रुपए की। अब बताओ 3000 में से अगर मैं 100 रुपए से डेप्रिशिएट कर दूं, ईयर के स्टार्टिंग में कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 3000, और मैं 100 रुपए से डेप्रिशिएट कर दूं, तो यहां मेरे पास एनबीवी आएगी, एनबीवी आ जाएगी बेटा 2900, सॉरी। यहां मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 2900। यहां मेरे पास एनबीवी कितनी आ जाएगी? 2900। ओके। अब बेटा नीचे पढ़ लें। आपने हमेशा आईएस 40 का मॉडल देखना होगा, कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। देखो आप 16 से 40 पे जंपिंग कर रहे हो, 16 से 40। आईएस 40 का कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? पढ़ लो। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड इन आईएस 40। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड इन आईएस 40। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड इन आईएस 40। अब आप क्या करोगे? पहले एसेट को रिवैल्यू करोगे यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। पहले एसेट को रिवैल्यू करोगे यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, यानी 16। इस बार 16 है ना, 16 से 40 पे जा रहे हो तो पहले 16 के थ्रू रिवैल्यू करो। एक मिनट मैं करके दिखाता हूं। 2900 पे खड़े हो, 2900 से 4350 पे आ जाओ। 2900 से 4350 से कितना चेंज आता है? ये आ जाएगा रिवैल्यूड बाय 1450, 1450 आया। और आप सबको पता है, आप सब जानते हैं प्लीज बेटा, आईएस 16 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन इक्विटी में जाती है। आईएस 16 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन इक्विटी यानी ओसीआई में जाती है। सुने तो ये एंट्री बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 1450 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 1450। ये डबल एंट्री बन जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। पक्का? हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। पक्का जी? अब एसेट 2900 पे था और 1450 से बढ़ा। एसेट 2900 पे था, 1450 से बढ़ा तो 4350 पे आ गया, फेयर वैल्यू पे आ गया। अब शिफ्ट कर दें, अब शिफ्ट कर दें। ये देखें, अब ये रही शिफ्टिंग एंट्री। ये देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जिंदा करा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जिंदा करो कितने से? 1450। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अल्लाह हाफिज कर दो 1450 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जिंदा करो 1450 से, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अल्लाह हाफिज कर दो, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, खत्म कर दो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा कर दो। सही? ओके। अब आज के बाद आईएस 40 के सुकून से रूल्स अप्लाई करो, सुकून से आईएस 40 अप्लाई करो बेटा। एक बार आईएस 40 पे शिफ्ट हो गया और फेयर वैल्यू मॉडल है, एक बार आईएस 40 पे आप शिफ्ट हो गए एंड द मॉडल इज फेयर वैल्यू मॉडल, तो अब आज के बाद कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। आज के बाद कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। आज के बाद कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, बल्कि आज के बाद सिर्फ फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है।
और फ्यूचर का तमाम फेयर वैल्यू चेंज पीएनएल में जाएगा। फ्यूचर का तमाम फेयर वैल्यू चेंज कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, याद रखना। आप देखो इधर देखो, बताओ ईयर के मिड में फेयर वैल्यू थी 4350, यहां फेयर वैल्यू पे आ गए थे। और अब बताओ ईयर, ये आईएस 40 यहां आखिरी आधा साल आईएस 40 है, तो बताओ 4350 से 4520, 4350 से 4520 कितना चेंज आया? आईएस 40 में जाने के बाद कितना चेंज आया बाद में? ये आया 170 का चेंज, देख लो 170 का। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? ये बनेगी, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। अच्छा, मैंने एक अमाउंट गलत लिख दी है, सॉरी, मैंने एक अमाउंट गलत लिखी है, एक बच्चे ने मैसेज, बेटा जब ट्रांसफर की एंट्री बनेगी वो फेयर वैल्यू पे बनेगी। हाँ, मैंने वो अमाउंट गलत लिखी है, सही कह रहा है। ये वाली अमाउंट पे ट्रांसफर होगी बेटा, 4350 पे। सॉरी, हाँ मैंने एक अमाउंट गलत लिख दी थी, सही है। ये अमाउंट 4350 होगी क्योंकि फेयर वैल्यू पे ले आए हो ना आप फेयर वैल्यू पे ला के ट्रांसफर कर रहे हो, सही कह रहे हो आप। जिसने ही बोला सही बोला है, बिल्कुल। देख लो भाई, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? पहली, क्या आप पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन 6 महीने की डेप्रिसिएशन बताओ, तो आंसर 100 रुपए। पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आंसर 100 रुपए। कभी कभार वो बोलता है कि आईएस 40 में शिफ्ट होने के बाद, आईएस 40 में शिफ्ट होने के बाद जो गेन पीएल में जाएगा वो कितना है? वो ये रहा 170, ठीक है। और होता है पूरे साल के पीएनएल में, पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में नेट कितना जाएगा। कभी कभार वो बोलता है पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में नेट कितना जाएगा, तो 170 की इनकम जाएगी और 100 रुपए का एक्सपेंस जाएगा। 170 की इनकम जाएगी और 100 रुपए का क्या जाएगा? एक्सपेंस जाएगा। ओके, राइट। तो 170 माइनस 100 रुपए कर लो, 70 रुपए का नेट इनकम चली जाएगी, ठीक है। और ईयर एंड की एसओएफपी में, ये 4520 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट हो जाएगी। ईयर एंड के एसओएफपी में 4520 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट हो जाएगी। सवाल हो गया है, डन। सही सही। अगर बात समझ में आ गई है तो एक मैसेज करें प्लीज, सब, ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं एक बार फिर, एक बच्चे ने कहा लास्ट पीएनएल की बातें बता दें। इनकम स्टेटमेंट में पूरे साल की जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसमें 100 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा और 170 की ये वाली इनकम जाएगी, सही है। तो 170 की इनकम और 100 रुपए का एक्सपेंस कट कटा के 70 रुपए का एक्सपेंस बन जाएगा। ओके, और सुनो, ईयर एंड की बैलेंस शीट में ये जो फेयर वैल्यू जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ईयर एंड पे बैलेंस शीट में 4520 पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि क्योंकि और से सुने, फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ओसीआई में चला जाएगा, ये 1450, ये 1450 ओसीआई में चला जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा, राइट। ओके, चलो अब मैं एक ओटी केस की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा पहले आप लोग ट्राई करें उसे। ये जो मैंने सवाल कराया इसका भाई है, मैंने जानबूझ के खुद कराया ताकि आपका जरा सा जहन बने, ठीक है। आइए चलें, ये लें, ये सवाल करें। सबसे पहले इसका पहली रिक्वायरमेंट करके दें मुझे सब बच्चे, ये 226 मुझे करके दो, 226 और 227, चलो ये दो करो करो, ये दो सवाल करके दो, 226 और 227, देख लेते हैं तुम लोग कितना आता है। 226 वैसा ही है जैसे मैंने अभी कराया था।
चले बात सुने, देखें ये वैसा ही सवाल है। स्पेकुलेट ओन्स टू प्रॉपर्टीज एंड यूजेस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वेयर पॉसिबल। देखो क्लियर बोल दिया फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, यानी IAS 40 का ये लोग फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं। ये लोग IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं। ये लोग IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं। ओके, प्लीज बी केयरफुल। प्रॉपर्टी ए, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी ए की बात कर रहा हूं और छोड़ दो बी को। एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड खुद यूज कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, तो IAS 16 ऑलरेडी 16 अप्लाई हो रहा है। बाय स्पेकुलेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ऑलरेडी 16 है। एट 1st April X2 इट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 2 मिलियन। बेटा ईयर के स्टार्टिंग में इसकी कैरिंग वैल्यू 2 मिलियन थी और लाइफ कितनी थी, रिमेनिंग लाइफ 20 साल। वैसा ही सवाल है जो मैंने अभी कराया जानबूझ के, ये वैसा ही सवाल है जो अभी कराया था। देखो यहां देखें, इधर मैं करा रहा हूं 1st April X2 और ईयर एंड कब है, 31 मार्च X3, ये रहा ईयर एंड। अब देखो ईयर के स्टार्टिंग पे कैरिंग वैल्यू है 2000, मैं 2 मिलियन को 2000 लिख रहा हूं, सही है। और लाइफ जो ईयर के स्टार्टिंग में बची है वो 20 साल बची है। तो अगर मैं पहले पहले डेप्रिसिएशन निकाल लूं पहले 6 महीने की, 2000 डिवाइड बाय 20, ये आएगा 100 रुपए पर एनम, इंटू 6/12 करोगे तो 50 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है 6 महीने की वो 50 आएगी। अब देखते हैं कि ईयर का मिड, आगे बढ़े। On 1st October X2, exactly the mid of the year. According to this accounting period, 1st October will be the mid of the year. Okay, 1st October X2, the property was let to a third party. रेंट पे दे दी, यानी रेंट पे दे दी तो आज के बाद रेंट कमा के देगी, आज के बाद वो रेंट कमा के देगी, तो IAS 40 में क्लासिफाइड होगी and reclassified as an investment property. The property had a fair value of 2.3 million जिस दिन डेट ऑफ चेंज इन यूज है, जिस दिन डेट ऑफ चेंज इन यूज है उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है, 2.3 मिलियन, यानी 2300, हमारी जबान में 2300 एट 1st October X2, और फिर बाद में हो गई 2.34 मिलियन। डरने का नहीं है, डरने का नहीं है। सुनो यहां देखो, आपने ईयर के मिड की डेट लिखी 1st October X2, यहां देखें, बताओ 2000 कैरिंग वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग पे थी, ईयर के स्टार्टिंग में नेटबुक वैल्यू थी 2000 और 50 रुपए से डेप्रिशिएट हो गया, तो एनबीवी आ गई 1950, एनबीवी आ गई 1950, सही है। अब आपको रूल याद है, जब भी फेयर वैल्यू मॉडल होगा IAS 40 का, तो और शिफ्टिंग कर रहे होंगे तो पहले एसेट को रिवैल्यू करेंगे यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, एंड एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड इस बार 16 है, तो पहले रिवैल्यू करो, पहले रिवैल्यू करो। आपने यहां लिखी मार्केट वैल्यू और वो है 2300, तो बेटा 1950 और 2300 का फर्क कितना है, 350, ये हो गया रीवैल्यूड बाय, ये हो गया रिवैल्यूड बाय, ये हो गया रिवैल्यूड बाय, सही है। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी रिवैल्यूड बाय से, देखो 16 की ये बनेगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 350, और यहां रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख दो या OCI लिख दो, एक ही बात है, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख दो या OCI लिख दो, एक ही बात है, ये एंट्री बनी। अब आगे सुने, एक बार ये रिवैल्यू हो गया तो फेयर वैल्यू पे आ गया, अब आप शिफ्टिंग की एंट्री बनाइए, देखो शिफ्टिंग की एंट्री बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जिंदा कर दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 2300 रुपए से जिंदा करें, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अल्लाह हाफिज बाय बाय टाटा करवा दें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अल्लाह हाफिज करें, सही है। अब आज के बाद आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे ले आए ना, तो अब ये डेप्रिशिएट नहीं होगा, अब ये एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा, अब ये एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा, सही है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल में हम डेप्रिसिएशन बेटा बुक नहीं करते, बेटा हम बुक नहीं करते, सही है। अब बताएं ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू हो गई है 2.34 मिलियन, यानी 2340, 2.34 मिलियन यानी अपनी जबान में 2340। अब देखो यहाँ IAS 40 के बाद कितना फेयर वैल्यू चेंज आया, IAS 40 में आने के बाद कितना फेयर वैल्यू चेंज आया, देखो मेरे ख्याल से आया है 40 रुपए का, तो यहां एक और डबल एंट्री बन जाएगी, एक्स्ट्रा बना दो, अभी नहीं मांगी उसने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 40 और PNL क्रेडिट 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और PNL क्रेडिट 40, हाँ
सही। सही। अब आंसर बताऊं क्या है? 226 का आंसर है ए। देखा, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट व्हेन द प्रॉपर्टी ए इज क्लास रिक्लासिफाइड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो ये जो 350 का गेन है वो ओसीआई में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखो ये रही मैंने एंट्री बनाई है, 350 का गेन रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी ओसीआई में जाएगा। आंसर इज ए। 226 का आंसर ए है प्यारे बच्चों, ए है प्लीज। डन। किसी अल्लाह के बंदे ने किया था ये सवाल? हाँ भाई, गुड माशाल्लाह। चलो, अब 227 फ्री के मार्क्स हैं, इट्स नथिंग। 227 इज टोटल फ्री। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन स्पेकुलेट यूज टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इन इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? साफ सा सवाल है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के टोटल कितने मॉडल्स होते हैं? दो होते हैं। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बस दो मॉडल्स होते हैं, दो। एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है फेयर वैल्यू मॉडल। एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, नहीं होता। रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 में था। रिवैल्यूएशन मॉडल किसमें था? IAS 16 में था। तो ये रहा इसका आंसर 1 एंड 3। आंसर इज बी। 227 का आंसर है बी। 227 का आंसर है बी। ओके, पक्का? 227 का आंसर है बी। सही है जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैंने एक चालाकी ये की है कि आप सबके व्हाट्सएप पे ये ऊपर का क्वेश्चन का हिस्सा जो है ना, क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग हिस्सा है वो मैंने अभी भेज दिया है, ठक, एक क्लिक में। ठीक है, वरना यहां से भी तस्वीर खींचनी है तो खींच सकता है बंदा, पिक्चर पिक्चर लेनी है तो ले ले, लेकिन मैंने फिर भी भेज दिया है। अब एक मिनट, एक सवाल आया। 227 वापस से बताऊं? देखिए बेटा, वो 227 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन स्पेकुलेट यूज टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ही IAS 40 है ना, IAS 40। तो बेटा IAS 40 के सिर्फ दो मेजरमेंट मॉडल्स हैं। IAS 40 के आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी सुने, दो मेजरमेंट मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, रिवैल्यूएशन मॉडल तो 16 का है ना बेटा, वो तो उस IAS का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आंसर है 1 और 3, ये रहा 1 और 3। तो ये बी आंसर है इसका। ठीक है, सिंपल सवाल है, वो जो दो मॉडल्स थे उसके बारे में पूछ रहा है। अब what is the 228, सुनो, what is the total gain for investment properties to be included in speculate individual, देखें अब अल्फाज सुने, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X3। भाई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इंडिविजुअल बुक्स की, कंसोलिडेटेड बुक्स के लिए नहीं पूछ रहा, डरना मत। पहली बात यहां आ जाए भाई, प्रॉपर्टी ए में तो ये 40 का गेन है जो पीएल में गया है। आंखें खोल के मेरे सोल्यूशन को देख लो स्क्रीन पे। प्रॉपर्टी ए मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया, ये रही प्रॉपर्टी ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे सामने ही सॉल्व की है। और इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन है 40। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कितना है? 40। ये पीएल में गया, ये एक तो ये बताना है। अब जरा आप आंखें खोलें और प्रॉपर्टी बी पढ़ें, प्रॉपर्टी बी पढ़ें। ये देखें, ये देखो, प्रॉपर्टी बी, अनदर ऑफिस बिल्डिंग लेट टू ऑन अ 12 month लीज, यानी रेंट पे दिए टू अ सब्सिडरी। हमने अपनी सब्सिडरी को दिए। देखो, अगर हम पेरेंट है ना, हमारा नाम है स्पेक्यूलेट, तो हमने अपनी ही सब्सिडरी को दी हुई है। तो मैंने पढ़ाया तो था कि जब आप अपनी ही सब्सिडरी को कोई बिल्डिंग रेंट पे दें, जब आप अपनी ही सब्सिडरी को कोई बिल्डिंग रेंट पर दें, तो आप अपनी इंडिविजुअल बुक्स में IAS 40 अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली तो आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स में 16 अप्लाई होगा, याद है? पक्का? तो अब जो रिक्वायरमेंट आप पढ़ने जा रहे हो वो इंडिविजुअल बुक्स की है, कंसोलिडेटेड बुक्स की नहीं है बेटा। देख लें, क्वेश्चन नंबर 228 में कौन सी बुक्स मांगी है, ये देखें, देखें क्वेश्चन नंबर 228
8 में इंडिविजुअल बुक्स मांग रहा है, ये देख लो इंडिविजुअल बुक्स मांग रहा है। ओके, तो इंडिविजुअल बुक्स में तो बेटा IAS 40 अप्लाई होगा ना प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल बुक्स में IAS 40। तो अब IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है, और फेयर वैल्यू मॉडल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, बस फेयर वैल्यू का चेंज पीएल में जाता है। फेयर वैल्यू मॉडल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, जस्ट फेयर वैल्यू चेंज टू बी टेकन इन पीएनएल। पढ़ लो। Another office building let on a 12 months lease to a subsidiary of Speculate on 1st April X2 यानी ईयर के बिगनिंग में, और 1st April X2 यानी ईयर के बिगनिंग में it had a fair value of 1.5 million which had risen to 1.65 million at 31st March X3। देख लो बेटा, मैं इधर पूरा आपको स्केच बना के समझा देता हूं। ईयर के, ये देखो, अगर ये ईयर है ना आपका 1st April X2 to 31st March X3, तो ईयर के स्टार्टिंग में मार्केट वैल्यू कितनी थी 1.5 मिलियन, यहां मार्केट वैल्यू थी 1500, और यहां मार्केट वैल्यू हो गई 1650। ठीक है, तो जो भी चेंज है, देखो ये चेंज है सिर्फ 150 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 150 150 एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 150। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 150 और पीएनएल क्रेडिट 150। सही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 150 और पीएनएल क्रेडिट 150। पक्का? तो ये भी पीएनएल में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रॉपर्टी बी का गेन है जो इंडिविजुअल बुक्स के पीएनएल में जाएगा, और प्रॉपर्टी ए का कितना जाएगा ओनली 40। प्रॉपर्टी ए का आखिरी 6 महीने का 40 जाएगा। तो 40 एंड 150 देख लें, 40 एंड 150, 40 एंड 150। द आंसर इज ये देख लें, यहां लिख रहा हूं 190,000। उसने बोला एग्जैक्ट जीरोस के साथ आंसर दे, एग्जैक्ट डॉलर्स में आंसर चाहिए, नियरेस्ट डॉलर, थाउजेंड में नहीं बोला, डॉलर्स में। तो पूरा $190,000 का आंसर लिख दिया। ठीक है, ये मैंने 228 भी आपके सामने सॉल्व कर दिया, देख लो 228 भी आपके सामने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन भी आपको मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे, देख लें प्लीज, रुक के देख लें। सही सही। 229 इज फ्री के मार्क्स, देख लो एक बार, 229 इज टोटल फ्री के मार्क्स, देख लो, ये पढ़ो, 229 इज टोटल फ्री के मार्क्स, पढ़ें। In the individual and consolidated books, speculate how property B को कैसे लिखेंगे, अभी तो पढ़ाया था। इंडिविजुअल बुक्स में ये लोग अप्लाई करेंगे IAS 40, ये रहा, और कंसोलिडेटेड बुक्स में IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंडिविजुअल बुक्स में IAS 40 अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली तो पेरेंट कंपनी रेंट अर्न कर रही है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसोलिडेशन, पॉइंट ऑफ व्यू हम अप्लाई करेंगे क्या, IAS 16। डन? हाँ, ठीक है। अब लास्ट रिक्वायरमेंट है, बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, लास्ट में एक बार फिर सॉल्व कराएगा वही सवाल। पढ़ें, what would be the carrying amount of property A B at 31st March X3 if speculate use the cost model for investment properties। याद है लेक्चर, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का IAS 40 का कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो,
अगर IS40 का कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो फिर कोई फेयर वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं है। फिर डेट ऑफ चेंज इन यूज वाले दिन कोई फेयर वैल्यू पे लाना जरूरत नहीं है, सिर्फ एनबीवी ट्रांसफर करो, बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास वो क्वेश्चन की पिक्चर है, मैं देखो यहाँ आपके सामने फिर सॉल्व करके जीरो से बताता हूँ। देखो क्या होगा, इधर देखो, यहाँ देखें, ये चेक करें। योर ईयर इज 1st April X2 to 31st March X3, राइट। इधर देखें, ईयर के स्टार्टिंग में कैरिंग वैल्यू थी 2000 और लाइफ कितनी बची थी 20 साल। अब आप क्या करेंगे, पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, बच्चों की तरह चलो यार। 100 पर NMI इंटू 6/12 कर लो, 50 आ गई। यहां आपने लिखा डेप्रिसिएशन 50, सिर्फ देखो तो सही। अब बताएं, ईयर का मिड क्या था 1st October X2, 2000 माइनस 50, 2000 माइनस 50, एनबीवी 1950 आ गई। अब मेरी एक बात बोलूं, अब नाउ वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल ऑफ IS40, so there is no need to shift it to fair value. फेयर वैल्यू शिफ्टिंग इज ओनली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल, याद है IS40 का, तो अब तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है। तो अब जाओ याद करो, मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है लास्ट क्लास में, सिंपली ट्रांसफर द कैरिंग वैल्यू, दैट्स इट, सिंपली ट्रांसफर द कैरिंग वैल्यू टू द न्यू स्टैंडर्ड, सिंपली ट्रांसफर और शिफ्ट द कैरिंग वैल्यू टू द न्यू स्टैंडर्ड। ये देखो, ये रही, यही है। आप अब इसकी एंट्री बना दें, ये रही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 1950 और प्रॉपर्टी, बस ये रही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 1950 और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 1950, यही है। हाँ, अब बेटा IS40 पे शिफ्ट होगा और IS40 का भी कॉस्ट मॉडल है, IS40 का भी कॉस्ट मॉडल है, तो डेप्रिसिएशन करेंगे ना तो वो पुराने जमाने के स्टाइल से कर लो। तो पुराने जमाने के स्टाइल से एक साल की 100 थी, तो आधे साल की कितनी होगी, एक साल की 100 थी, तो आधे साल की डेप्रिसिएशन होगी 50। 1950 में से 50 लेस करो, तो ईयर एंड की जो एनबीवी होगी वो 1900 होगी, वो होगी 1900, ईयर एंड की एनबीवी 1900 होगी। नहीं समझे भाई, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो होगी ना, IS40 का कॉस्ट मॉडल है, तो कॉस्ट मॉडल में तो हम डेप्रिसिएशन करते हैं ना, कॉस्ट मॉडल में तो हम बिल्कुल डेप्रिसिएशन करते हैं, तो बस डेप्रिसिएशन कर दो वही पुराने जमाने के तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। तो आंसर इज बी, ये देखो ईयर एंड पर आंसर होगा 1900, ईयर एंड पर आंसर 230 का आंसर है बी, 230 का आंसर है बी। समझ गए, द क्वेश्चन इज डन। समझ गए बेटा, जरा बताओ, एक मैसेज करो प्लीज काइंडली। ठीक है जी, चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं फिर आपको कल का प्लान सेंड करता हूँ, ठीक है, राइट। अल्लाह हाफिज। और बेटा फिर एक रिमाइंडर, हमेशा की तरह बुक रीडिंग करो प्लीज, जितने स्टैंडर्ड कर रहे हैं साथ साथ बुक रीड मस्ट करें, ये जुल्म ना करो अपने आप पे कि आप लोग इसको डेफर कर रहे हो।